बिहार में सीएम नीतीश की कैबिनेट ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला किया। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की। ये जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए ही होगा और अन्य राज्यों की महिलाओं को अब बिहार में महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार के इस फैसले को 2025 विधानसभा चुनाव में ट्रम्प कार्ड की तरह माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कैबिनेट का ये जो फैसला है वो ऐसे समय में आया जब राज्य में डोमिसाइल का मुद्दा लगातार गर्म है। बिहार में तकरीबन 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं और खासकर ग्रामीण के क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या शहरी क्षेत्रों से अधिक है। ऐसे में जेडीयू की रणनीति महिलाओं के बीच में पार्टी के जनाधार को और ज्यादा मजबूत कर सकती है और इसलिए इसे नीतीश कुमार के ट्रम्प कार्ड की तरह देखा जा रहा है। महिला आरक्षण पर यह बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से। महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू होगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा और सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। पहले अन्य राज्यों की महिलाओं को भी लाभ मिलता था। अन्य राज्यों की महिलाएं अब सामान्य श्रेणी में बिहार में शामिल हो जाएंगी। तो डोमिसाइल की मांग लगातार बिहार में स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही थी, लेकिन महिलाओं को टारगेट करते हुए यानी नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को टारगेट करते हुए डोमिसाइल के साथ इस नीति को लेकर आए हैं। 35% यानी 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में रखा गया है। इससे नीति का जो लक्ष्य है वो है स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, आर्थिक सामाजिक स्थिति में महिला भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाना। सीएम नीतीश के फैसले का जो प्रभाव है वो महिला सशक्तिकरण को तो मिलेगा ही, साथ ही वोट बैंक पर भी नीतीश कुमार के इसका असर होगा। साथ ही सरकारी नौकरी में जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की बढ़ जाएगी। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ साथ जेडीयू का महिला वोट बैंक और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जेडीयू होगी मजबूत। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वोटर शहर से अधिक होंगी। तो डोमिसाइल लागू किया गया है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के साथ, यानी महिलाओं को सशक्त करने की नीति नीतीश सरकार बना रही है और इसके साथ साथ अपने वोट बैंक को मजबूत करने में भी इसका योगदान कम नहीं रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि फिर किसका वोट बैंक इससे प्रभावित होगा। जाहिर है आरजेडी और कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगेगा। माई बहन मान योजना को इससे चुनौती मिलेगी। जेडीयू को पारंपरिक महिला वोट बैंक जो है, कोर वोटर्स जो उनके हैं वो मजबूत होंगे। शराबबंदी से महिला वोट बैंक जेडीयू के पक्ष में आया और इसी को धार देने की और कोशिश इस समय नीतीश सरकार की तरफ से है। बिहार में जो महिला वोटर है उसकी स्थिति क्या है? बिहार में दरअसल तकरीबन 47% महिला वोटर्स हैं। कुल 7.5 करोड़ वोटर में से लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं हैं और प्रति 1000 पुरुष पर 914 महिला वोटर्स हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वोटर की संख्या शहरी क्षेत्रों से और ज्यादा अधिक है। तो जाहिर है ग्रामीण इलाकों में भी इसका जो महिलाएं हैं वहां पर मौजूद उनको काफी लाभ मिलने वाला है। तो नीतीश कुमार के इसी ऐलान के साथ बिहार का जो चुनाव है वो और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ माई बहन योजना लेकर के जेडीयू आई है, माफ कीजिएगा आरजेडी आई है, कांग्रेस आई है। तो इसको धार देने का काम, इसको चुनौती देने का काम जो है वो नीतीश कुमार अपने इस फैसले से कर रहे हैं। तकरीबन 47% महिला वोटर्स बिहार में, यानी आधे से थोड़ी ही कम आबादी महिलाओं की है और ग्रामीण इलाकों में ये आबादी और ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। ऐसे में शराबबंदी के बाद जो बड़ा फायदा नीतीश कुमार को हुआ, जाहिर है इस डोमिसाइल के साथ 35% 35% आरक्षण के बाद नीतीश कुमार को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है और इसका जो असर है यानी जो फायदा है वो बीजेपी को भी मिल सकता है। लेकिन इसकी जद में आएगी आरजेडी और कांग्रेस। एक तरफ नीतीश कुमार नई योजना ला करके लोगों को चौंका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो बिहार का चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है। हालांकि इससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी ये मांग रखी गई थी और इसीलिए जो युवा बोर्ड है उसका गठन भी नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन ये बड़ा दांव खेला है। स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस में यानी नौकरियों में जो है वो डोमिसाइल नीति लागू नहीं की, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट इसमें महिलाओं को दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं, जेडीयू ये जानती है कि नीतीश कुमार की जो कोर वोटर्स हैं
वो महिलाएं हैं, क्योंकि शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार को सीधा इसका बेनिफिट मिला था। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है। पूरे विश्लेषण के लिए आपको सीधा अदिति के पास ले चलते हैं। अदिति, सीधी सी बात है, नीतीश कुमार जो करते हैं सोच समझ करके करते हैं। भले ही ये कहा जा रहा हो कि उनकी तबीयत इस समय नासाज हो गई है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो बिहारी जो लोग होते हैं, जो बिहार के लोग होते हैं, उनके रग रग में पॉलिटिक्स होता है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये करके दिखाया। बिल्कुल। और देखिए क्या है कि वैसे तो नीतीश कुमार का कोर वोटर हमेशा महिलाएं रही हैं, और आज से नहीं 2005 से लेकर अब तक जो वो सत्ता में काबिज रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह थी उन्होंने पहले भी कई फैसले लिए जो महिला, जो उनका कोर वोटर है उसके इर्द गिर्द थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जिक्र करें तो आप देखिए झारखंड जो कि पड़ोसी राज्य है, बिहार से ही निकल कर आया है, वहाँ पर जेएमएम इसलिए जीती क्योंकि महिला घरों से निकलकर जेएमएम को जिताया, जबकि वहाँ पर बीजेपी थी सामने। उसके बावजूद भी महिला ने जहाँ पर ट्रस्ट दिखाया वहाँ हुई। फिर हाल ही के तमाम जो अभी चुनाव बीते हैं, जैसे महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं ने जीत सत्ता और सत्ता से बाहर किया है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार का जो ये कार्ड है, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, कई नौकरियों में ये होता आया है पहले भी। नीतीश कुमार की जो सरकार है वो महिलाओं को आरक्षण देती आई है। इसके जैसे अगर मैं टू बी प्रिसाइज अगर जिक्र करूं तो पुलिस, एसएससी और शिक्षकों की भर्ती में ये लागू था, जो 35% आरक्षण का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको एक कार्ड की तरह देखना चाहिए कि इंटैक्ट रहे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि कौन किसका वोट काटेगा, इस बात का डर सबको है। भले ही जेडीयू और बीजेपी साथ है, लेकिन वैसे तो महिला वोट बैंक बीजेपी जेडीयू का है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी है। अब महिला जब जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी तो जाहिर तौर पे कोशिश है कि पूरा का पूरा महिला वोट बैंक आ जाए। 48% महिलाएं हैं वहां पर। अगर उसमें ये मैसेज प्रॉपर तरीके से हो कि एक तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो महिला के हित की बात करती है, और एक नीतीश कुमार है जो हमेशा से महिला हित की बात करते आए, ऊपर से 35% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में सब जगह, तो जाहिर तौर पर उसका एक इम्पैक्ट गया। तो महिला 48% महिला तो एकजुट हो ही जाएगी। और उसमें से अगर आप ये भी मान लीजिए कि 38%, 35% महिला वोट भी कर देती है, तो वो जेडीयू और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। दूसरा आप देखिए कि अभी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। एक तो प्रशांत किशोर हैं, वो एक स्कॉलर की तरह बात कर रहे हैं, उनके पीछे कोई उनका बैगेज नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार ने 10 सालों में क्या किया, 15 सालों में क्या किया, उसका जिक्र आप इस चुनाव में बार बार होगा। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की काट करने के लिए आपने देखा कि क्योंकि जब भी अलायंस की सरकार होती है तो जितने भी आयोग हैं, आपने अक्सर ये दामाद आयोग, ये तमाम तरीके की बात बिहार से सुनी होगी। तो ये प्रशांत किशोर इस बात को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली पार्टी अपने सहयोगी दलों के रिश्तेदारों को आयोगों में बिठा देती है। तो दरअसल क्या हो रहा है कि एक बिहार को उम्मीद दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, पुराना कोई बैगेज नहीं है, और जो भी फैसले सरकार लेती है उस पर सवाल खड़े कर देते हैं प्रशांत किशोर। तो कहीं ना कहीं जो युवा वोटर है, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, युवाओं की नौकरी, युवा आयोग की मांग कई बार तेजस्वी यादव करते आए थे और उनको युवा नेता की तरह देखा जाता था। ये बात अलग है कि इस बार वो लालू जी के स्टाइल में 50+ की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, MY फैक्टर को एक बार रिजुविनेट कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा वो केवल युवा फोकस पे थे, तो रिजल्ट नहीं आया भले ही, लेकिन नीतीश कुमार हर एक मोर्चे पर बंदी करना चाहते हैं युवा आयोग की। हालांकि सवाल फिर अभी प्रशांत किशोर ये पूछ लेंगे कि आयोग बनाने से क्या होता है, नौकरियां देने का रोड मैप क्या है, जो पूछते भी आए हैं। तो आयोग की मांग क्योंकि तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो अब आयोग भी बना दिया। मैसेजिंग ये है कि आयोग होगा तो आप बैठेंगे, स्किल दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी नौकरियों के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें। अंततः एक बार फिर वही बात होगी कि पलायन को रोकने का प्लान क्या है। इसलिए हमेशा प्रशांत किशोर बोलते आए कि मैं शिक्षा को मजबूत करने आना चाहता हूँ। और एक और बात मैं इसलिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि देखिए एक और प्लान है, तो एंगल इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल में भी कई बार खींचतान होती है, महिला बीजेपी का वोट बैंक है और बीजेपी भी चाहती है कि इस बार वो भले ही बनेंगे नीतीश कुमार CM,
जो वो बार बार कह रही है, लेकिन अपने दम पर सरकार लाना चाहती है। जेडीयू का अलायंस हो जाए जैसे महाराष्ट्र में हुआ। अब महाराष्ट्र में लास्ट में सीएम बदल गया, बात अलग है, तो कहीं ना कहीं इसका डर भी होता है। तो खुद नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका वोट जो पिछली बार चिराग पासवान ने काटा था या पिछली बार जो उनके वोट कट गए थे वो इस बार ना हो, वो भी एक डिसेंट पोजीशन पे आए। तो कहीं ना कहीं विद इन पार्टी भी डर है। और नीतीश कुमार इस बार मुस्लिम समुदाय में भी काम कर रहे हैं, ईबीसी को इंटैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि वो महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, तो हर मोर्चे पर अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैसेज है, कार्ड है ये उनका ये कार्ड तो है। और चलिए ये मान लिया कि महिलाओं पे ये कार्ड चला तो 47% जो है महिलाएं, उनका वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के पाले में होगा। लेकिन युवाओं की जो समस्या है, जिसको इस समय हथियार खुद पीके भी बना रहे हैं, वो है रोजगार को लेकर के। और इसी में जो स्टूडेंट्स हैं अदिति, वो लंबे समय से सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की मांग स्टूडेंट्स बिहार में कर रहे थे। अब उसके लिए भले युवा बोर्ड बना दिया गया हो, लेकिन इसका बेनिफिट कितना मिलेगा? और अगर परसेंटेज की भी बात करें तो इस हिसाब से अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो भी नीतीश को नुकसान क्या होगा? देखिए क्या है कि महिलाओं में भी डोमिसाइल में ही किया ये, और युवा बोर्ड भी बनाया। दरअसल घूम फिर के बात अब यही प्रचारित होने वाली है कि बोर्ड से क्या नौकरियां सुनिश्चित की जाएंगी कि मिलेंगी, क्या इस तरह का जो अश्योरेंस है वो मिलेगा। क्योंकि बोर्ड आयोग तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं करते, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि पर एक बार फिर ये प्रयास किया गया है कि युवाओं को भी इंटैक्ट करने की कोशिश की जाए। ईबीसी उनका एक बड़ा वोट बैंक है, उसके साथ साथ महिला वोट बैंक को इंटैक्ट, युवाओं को भी ये बताने की कोशिश कि एक बार आयोग बनेगा और आगे ही प्लानिंग होगी। अभी हमने कोशिश की कि कैबिनेट के किसी सदस्य से बात की जाए और समझा जाए कि इसका रोड मैप क्या रहेगा। आपने जो ये 35% आरक्षण की बात कही है, आयोग की बात कही है, तो देखिए आयोग तो वैसे ही काम करेगा जैसे महिला आयोग होता है, जैसे दूसरे आयोग बना दिए जाते हैं, वैसे ही युवा आयोग होगा। इसीलिए संभवतः विपक्ष की बात कर लें या प्रशांत किशोर, जिनको आजकल सुना जा रहा है, उनकी बात कर लें, वो एक बार फिर ये कटाक्ष करेंगे कि आयोग तो बहुत सारे बने हुए हैं, एक और आयोग बना दिया जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को बिठा देंगे, फिर परिवारवाद का और भ्रष्टाचार की बात होने लग जाएगी। तो जाहिर तौर पे चुनौती आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पूरे गेम में खुद प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेजपाल यादव हैं, इसके साथ साथ चिराग पासवान है, मांझी हैं, बीजेपी अपने अलग तरीके से है, और नीतीश कुमार है। और क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा, लोकल चेहरा वहाँ नहीं है, सम्राट चौधरी हैं, लेकिन उनके लिए भी लगातार अब ये प्रचार हो रहा है कि वो कभी कांग्रेस में थे, तमाम तरीके की बातें, और वो बीजेपी जो परिवारवाद नहीं करती, वो दूसरी पार्टियों से और परिवार दर परिवार जो राजनीति में चले आ रहे हैं उनको ही अपना चेहरा बनाए हुए हैं, तो नीतीश कुमार को वो आगे लेके चल रही हैं। तो चुनौतियां हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी हैं। ये फैसला जो आज लिया है वो जाहिर तौर पे सीधा राजनीतिक फैसला है, या यूं कहें कि सियासी फैसला है। जैसे सीधा मैसेज जाने की कोशिश करें कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो क्या कुछ करेंगे, लेकिन अब इस ही फैसलों पर विपक्ष आक्रामक होके तमाम वो जो पिछले आयोग बने और उसमें क्या कुछ धांधली हुई या फिर इसका रोड मैप क्या है, तो जाहिर तौर पे 35% आरक्षण एक लुभाने वाली बात है, महिलाओं को इंटैक्ट करने वाली बात है। वो ऑलरेडी वोट बैंक नीतीश कुमार का और बीजेपी का थी, और वो अगर इंटैक्ट हो जाती हैं तो सीधा 35% वोट बैंक, 48% महिलाएं, लेकिन अगर हम उस लिहाज से देखें वो वोट बैंक सीधा अगर बीजेपी के पास जाता है तो बीजेपी को एक एज मिलती है। उसमें अगर युवा जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, युवा जो बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, वो भी अगर नहीं जाए, जंगल राज का जिक्र बीजेपी से हो और वो ये सोचे कि हमें जंगल राज नहीं लाना, तो या तो वो प्रशांत किशोर के तरफ झुकाव होगा या बीजेपी और नीतीश कुमार की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से युवा वोट बैंक को भी इंटैक्ट किया जाए। तो ये पूरी रणनीति सामने नजर बिल्कुल। बिहार में एक और रणनीति है जो इस समय भुनाई जा रही है अदिति, वो है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान जिस तरीके से मोदी के हनुमान बनकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, लेकिन अब बीजेपी से इतर कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो नज़र है वो जेडीयू के सीटों पर भी है। ये कैलकुलेशन अब तक सामने आई। अब जाहिर है जब नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया है तो उनकी वोट में कितनी सेंधमारी हो सकती है?
देखिए, पिछली बार भी चिराग पासवान ने सेंधमारी की थी नीतीश कुमार के वोट पे, और यही वजह थी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने कम सीटें जीतनी, और उस बात का तंज उनको आज भी है। और आज भी भले ही अभी तस्वीरें आई कि नीतीश कुमार चिराग पासवान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटने की स्थिति नज़र आती है। चिराग पासवान खुद को बिहार का बेटे के लिहाज से इस बार स्टैब्लिश करने की एक बार फिर पूरा प्रयास है उनको। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कभी युवाओं का दिल जीतना चाहते हैं, तो कभी वो अपने पिताजी की विरासत वाली सियासत करना चाहते हैं, ठीक वैसे चिराग पासवान भी अपने पिताजी की विरासत वाली सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि उनका स्टाइल, अंदाज किस तरीके का है। तो अब जब हम बीजेपी में भी ये सवाल पूछते हैं कि ये वोट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि बीजेपी ने आज से 6-8 महीने पहले ये बात साफ कर दी थी कि हम किसी नई पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वजह ये थी कि बीजेपी भी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिससे कि ज़्यादा संख्या की सीटें जीत कर आएँ, जिससे कि वो तय कर पाए, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में हो। तो अगर नीतीश कुमार भी हैं, बीजेपी खुद है, इसके साथ साथ मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी है, और चिराग पासवान का तो ये दावा है कि मैं 5 सीटों पर लोकसभा की मेरी 100% स्ट्राइक रही है, और वो 5 सीटें लगभग 32-34 सीटें हैं विधानसभा की, और वो उन 32-34 सीटों में लड़ना चाहते हैं। पिछली बार उनकी सीटें बहुत कम थी विधानसभा की, और अगर ऐसा होता है तो फिर सीट बंटवारा कैसे होगा? वो कहीं ना कहीं जेडीयू की सीट काटनी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पे ये चीज़ें आसान नहीं है। सब कुछ, जब वोट बंटवारे की बात होती है तो सब कुछ आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक चैलेंजिंग फैक्टर नीतीश कुमार के लिए है, लेकिन चिराग पासवान एक जिसे बोलते हैं कि ग्लोइंग फैक्टर बीजेपी के लिए भी हैं। अब ये सब अलायंस में साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मांझी भी इस बार बहुत आसानी से मान जाएं, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो जो रण है पूरा, ये इतना आसान नहीं है। अभी तो सवाल ये भी है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में, लालू यादव के बीच में क्या अलायंस होता है। और फिर प्रशांत किशोर ये बात बोल चुके हैं कि मैं मुस्लिम तो 40 उतारूंगा ही उतारूंगा। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो मुस्लिम एम्पायर फैक्टर है हुआ, महिला फैक्टर हुआ, युवा फैक्टर हुआ, ईबीसी फैक्टर हुआ, ये सब कुछ मिलके खिचड़ी जैसी स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें साथ होंगी। और आपने शुरुआत में सही कहा था कि बिहार के लोग राजनीति में ही पैदा हुए हैं, और वो उनकी हर एक चीज़ में वो राजनीति बखूबी नज़र आती है। और अब बात बिहार के चुनाव की है, तो जाहिर तौर पे सबके बयान में, सबके अंदाज में वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अदिति, इस दौरान जब बिहार की तस्वीर देखी जा रही है, तो एक और फैक्ट और एक और जो तस्वीर निकल कर आती है वो ये है कि बीजेपी ये बात जानती है कि जेडीयू को साथ लेकर के चलना है केंद्र में स्थापित रहने के लिए भी, लेकिन बिहार में बीजेपी अपना वर्चस्व भी बनाना चाहती है। तो इसको लेकर के बीजेपी की अंदर खाने की रणनीति क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब शिवसेना और बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, तो लंबे अरसों तक चलता आया कि बीजेपी शिवसेना के साथ है। जब उद्धव ठाकरे के बाल ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे के पिताजी, और तमाम तरीके की स्थितियाँ, फिर चीज़ें बदली। बीजेपी ने अपना जनाधार खड़ा किया, बीजेपी ने अपना, और वो क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल भी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी, वो चाहते थे कि महाराष्ट्र में वो जीत दर्ज करा। और आपने देखा पिछले 3 चुनाव में धीरे 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 कैसे दोनों में दूरी भी आई, और इवेंचुअली आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उनका खुद की सरकार और उनका खुदम पे और उनका खुद का मुख्यमंत्री है। शायद ही कभी सोचा नहीं होगा बीजेपी ने, आज से अगर 1.5 दशक पहले की बात करें। लेकिन बिहार भी, देखिए, बिहार ही जननी है बहुत सारी चीज़ों की। अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो बीजेपी की मंशा है कि वो अपने दम पर सरकार बिहार में बनाए। बीजेपी की एक चुनौती है कि उनके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है, लेकिन अगर लोकल चेहरे का कभी जिक्र हो तो वो नहीं है, उस तरीके से नहीं है। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज भी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी भले ये दिखें कि नेचुरल अलाई हैं, लेकिन थे नहीं। नीतीश कुमार कभी भी बहुत नेचुरली नहीं है, ये मजबूरी वाला अलायंस है जिसमें वो मुख्यमंत्री बने रहे, वो कहीं भी रहें वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इस बार जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो अभी आज भी जो फैसले आए, वो मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए प्रयास है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। उनको आज भी इस बात का डर है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो कभी ना हो जाए, इसलिए वो खुद अपनी ज़मीन खुद तलाश रहे हैं, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि या तो बराबर या 2 सीटें ज़्यादा ही मेरी आए, तो मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकूं। अगर
सब कुछ वैसा चलता है जैसा दोनों पार्टी सोच रही है। तो जाहिर तौर पे बिहार का बीजेपी का प्लान ये है कि किसी भी स्थिति में डू और डाई वाली सिचुएशन है, और अमित शाह हमेशा कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, और इस बार वो उतनी ही ताकत झोंकेंगे जितनी महाराष्ट्र में झोंकी होगी, हरियाणा में झोंकी होगी या दिल्ली में झोंकी होगी, और बिहार में वो अपने दम पर फुल मेजोरिटी लाना चाहते हैं। अब ये बाद में फैसला होगा कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन वो फुल मेजोरिटी इसमें फुल मेजोरिटी हर एक पार्टी चाहती है। और अगर मान लीजिए अगर पिछली बार की भी कुछ तस्वीर को हम देखें तो जाहिर है जेडीयू कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो तस्वीर लगभग वैसी ही होगी। लेकिन अगर बीजेपी मेजोरिटी में आ भी जाती है तो भी नीतीश कुमार की जरूरत केंद्र में तो है बीजेपी को। बिल्कुल, ये मैं अगला फैक्टर यही बोलने वाली थी कि अभी क्योंकि 240 वाली सरकार है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का प्लान भी तैयार नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी किसी के आंख दिखाने पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो उसका नेचर ही नहीं है। यही वजह है कि 240 आने के बाद भी 303 वाली ठसक के साथ सरकार चल रही है। वही गृह मंत्री, वही फाइनेंस मिनिस्टर, वही फॉरेन मिनिस्टर, वही लोकसभा स्पीकर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम 303 वाला ही कर रही है, भले ही 240 है, पर जब बात होती है सियासत की तो नंबर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बीजेपी कोशिश करेगी, अभी बहुत सारे बिल लोकसभा में लेकर आने हैं, एक शांति से अलायंस की सरकार चलती रहे, इसलिए अलायंस की महत्वता है। तो वो आएगी, वो आना चाहती है अपने दम पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर, लेकिन वो ये तय कर चुकी है, और हमने कई बार इस हर मोर्चे पर बात करी है बड़े नेताओं से, उन्होंने यही कहा है, आला कमान से उन्होंने यही कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो 1.5 साल के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं, 2.5 साल के लिए हैं, क्योंकि किस तरह की स्थिति रहती है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए राहत की बात यह है क्योंकि दिल्ली में ज़रूरत है, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो हो सकता है वो लंबे समय रह जाएं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी तैयार नहीं किया है। अगर कभी जेडीयू अपने सांसदों को लेकर कुछ सवाल करती है या आंख दिखाती है, तो जाहिर तौर पे उनके पास प्लान बी भी तैयार है, लेकिन वो चाहेगी कि 2029 तक शांति से अलायंस के साथ सरकार आगे बढ़ जाए। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, बिहार में हर एक दिन चीजें बदल रही है, राजनीति बदल रही है, नेताओं का रुख बदल रहा है। नवंबर में जब चुनाव होंगे तो तस्वीरें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी।